Hello everyone, I am Prem Kumar Patle. Dear students, today we will learn about the seals and sealing which were used by Harappans. We will also know about enigmatic script, एक रहस्यमय लिपि के बारे में भी हम जानेंगे. Weights, we will know about ancient authority, जो प्राचीन सत्ता थी उसके बारे में जानेंगे. End of civilization, जो सभ्यता का अंत हो गया था उसके कॉजेस को जानेंगे. एंड वी विल नो हियर अबाउट द कनिंघम कन्फ्यूजन. डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, there is an information regarding seals and sealing. Seals and sealing were used to facilitate long distance communication. जो मुहरें और मुद्रांकन हुआ करती थी वो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए काम में लाया जाता था. जैसे आज के पोस्टल डिपार्टमेंट को ध्यान से समझ सकते हैं. जैसे हमें किसी बैग को दूसरे प्लेस में पहुंचाना होता है तो आज का पोस्टल डिपार्टमेंट उसको अपने एक सील के थ्रू, एक रेड वैक्स आता है उसके थ्रू उसको उस पर सीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करता है. और सीलिंग की प्रोसेस को जब एक वैक्स को गर्म करके उस पर लगाया जाता है और उसके ऊपर सील लगाई जाती है, एक कॉपर सील होती है, तो उस पर आज के पोस्टल एड्रेस की, जैसे छिंदवाड़ा से अगर भेजा जा रहा है या भोपाल से भेजा जा रहा है या नागपुर से भेजा जा रहा है तो उस पर सील लगी हुई होती है. उससे आइडेंटिटी ये पता चलती कि आने वाली जो बैग है ये बैग कहाँ से आ रहा है. तो इसको इमेजिन करते हुए इसको समझिएगा. सील्स एंड सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. जो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए सील और सीलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता था. अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक बैग में जिसमें सामान भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था. इट्स माउथ वॉज टाइट विद रोप. रस्सी से इसका मुंह बांध दिया जाता था बैग का. एंड अ नॉट वॉज अफिक्स्ड सम वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड. इसके मुख पर रस्सी बांध दी जाती थी, इस पर इसकी गांठ पर गीली मिट्टी जमा कर लगा देते थे और फिर उसको मोहर से दबा देते थे, जिससे क्या होता था कि मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाती थी. अब यदि इस थैले के अपने जगह पहुंचने के पहले तक ये अगर ये बनी रहती थी सील तो ये समझा जाता था कि इस बैग के साथ, इस थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. इट्स माउथ वॉज टाइड विद रोप एंड ऑन द नॉट वॉज अफिक्स्ड some weight clay on which some or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its sealing intact, अगर इस सील के साथ अपनी सीलिंग की प्रोसेस जिस तरह से की गई थी पहुंच गया, it meant that it had not been tampered. इसको किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया. The sealing also conveyed the identity of the sender. और सीलिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या होता था कि ये पता चलता था कि ये किसने भेजा है. बच्चों, ये सील्स और सीलिंग से रिलेटेड इतनी ही इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. एन एनिजिमेटिक स्क्रिप्ट. एनिजिमेटिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि एक रहस्यमय लिपि जिसे समझा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है. मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटेन्स अबाउट 26 साइंस. ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसिफर्ड टू डेट, इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल. देखिए, जो हड़प्पाई मुहर में कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई मिली, विद्वानों ने सुझाव दिया कि ये अनपढ़ लोगों को संकेत के तौर पर इसका अर्थ बताती थी. इस जो मुहरों पर जो पंक्ति अंकित हुई उसका अर्थ केवल संकेतों के मात्र से समझा जाता था. और मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट. अधिकांश जो इंस्क्रिप्शन से अभिलेख थे वो काफ़ी छोटे थे, शॉर्ट थे, दे वर वेरी शॉर्ट. एंड द लॉन्गेस्ट कंटेंट अबाउट 26 टाइम. और जो लंबे या अभिलेख होते थे वो 26 साइंस के होते थे. ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसिफर्ड टू डेट. आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है, पर ये लिपि निश्चित रूप से कह रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में नहीं थी. ठीक है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? as it has just too many signs somewhere between 375 and 400, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है.
लगभग 375 से 400 के बीच। ओके, इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हम जब अभी राइटिंग वर्क करते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जब ये हड़प्पन इस इंस्क्रिप्शंस का या स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते थे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट एज सम still show a wider spacing on the right and come cramping on the left। जब लेफ्ट राइट हैंड साइड से लिखते हुए आते थे तो ज़्यादा जगहों का इस्तेमाल करते हुए आते थे, और लास्ट में जब लेफ्ट हैंड साइड में आते थे तो जगह कम पड़ जाती है योगी। तो ये जो मोहरों के बीच की जो अंतराल होता है, ये शाइन के बीच का जो अंतराल था वो काफ़ी संकुचित सा हो गया, क्रैम्पिंग मोड में आ गया था, जिससे ये लगा कि ये जो उत्कीर्णक है, जो लिखने वाला व्यक्ति है, उसने राइट हैंड साइड से लिखता हुआ शुरू किया और लेफ्ट हैंड साइड तक आता चला गया, और जहाँ पर उसको जगह कम पड़ गई। एज इफ एनग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रैन आउट ऑफ स्पेस। द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड। अच्छा, अब ये किन किन चीज़ों पर देखी गई है स्क्रिप्ट? तो ये देखने को मिला हमें सील्स के ऊपर, कॉपर टूल्स के ऊपर, रिम्स ऑफ जार जो मर्तबान होते हैं, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स जो तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ होती है उन पर, ज्वेलरी पर, बोन रॉड्स पर जो अस्थि से बनी हुई छड़ें होती है, एज वेल एज ऑन द एन एंशियंट साइन बोर्ड जो प्राचीन सूचना पटल हुआ करते थे, उन पर भी ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। Now in next slide, we will learn about the weight. Weight आप सभी लोग जानते हैं। Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of stone called churd. बेटा जो वहाँ एक्सचेंज सिस्टम को रेगुलेट करवाना होता था वो काफ़ी एक प्रिसाइज सिस्टम था, एक बड़ी परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता था। उसको ही कहा गया है एक्सचेंज वेट्स कहा गया है। और जो वेट्स तैयार किए जाते थे वो चर्ट नाम के पत्थर से तैयार किए जाते थे, यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। ओके, और इसमें किसी तरह का कोई घनाकार क्यूबिकल फॉर्म में नहीं हुआ करते थे। और साथ ही द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स आर वर बाइनरी। ये इसके जो निचले मानदंड हुआ करते थे, जो लोअर वैल्यूज़ हुआ करती थी वो बाइनरी नंबर्स के बीच में होते थे, 1 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 13 2 ज़ा 64। इस तरह से वो लोअर डिनोमिनेशन को इंडिकेट करता था उनका वेट सिस्टम। वाइल द हायर डिनोमिनेशन, और जबकि जो उच्च मानदंड आदि मानदंड वाले थे वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, denominations, higher denomination followed the decimal system. The smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. जो smaller weights हुआ करते थे वो ज्वेलरीज या बीड्स को उनका वेइंग करने, उनका तौल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेटल स्केल पैंस हैव आल्सो बीन फाउंड। यहाँ पर धातु से बने हुए तराजू के पलड़े भी मिले हैं। नेक्स्ट, एंशियंट अथॉरिटी। There are indication of complex decision being taken and implemented in the हड़प्पन सोसाइटी। ये कहता है कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी, हड़प्पा समाज था, वहाँ जो भी डिसीजन लिए जाते थे काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते थे, जटिल निर्णय होते थे, और उन्हें इम्प्लीमेंट करने, ये दोनों, ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना और उनको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों के इंडिकेशन मिलते हैं। The extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weights and bricks। ये कहता है कि हड़प्पा पुरावस्तुओं के असाधारण एक रूपता को ही ले लें। ठीक है, एक जैसी उनमें क्या मिल रहे हैं, पॉटरी सिस्टम, मृदभांड है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सील्स हैं वो भी सब एक जैसी है, वेंग्स जो वेट्स है वो सब एक जैसे हैं, ब्रिक्स का जो साइज़ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सब एक जैसी है। नोटेबली
ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर, ये कह रहा है कि ब्रिक जो है, ईंट जो है, वो केवल एक ही सिंगल सेंटर में प्रोड्यूस नहीं की जाती थी, वर ऑफ अ यूनिफॉर्म रेशो थ्रू आउट द रीजन। ये ईंट का उत्पादन एक सेंटर में नहीं होता था, ये कहाँ से कहाँ तक होता था, फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, और ये जम्मू से गुजरात के बीच में होता था, और उनमें यूनिफॉर्म रेशो को फॉलो किया जाता, मतलब उस ईंट की या ब्रिक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जम्मू से लेकर गुजरात तक जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी सब जगह एक जैसी ही होती थी। वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटजिकली सेट अप इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजन। हमने यह भी देखा था कि अलग अलग कारणों से जो बस्तियाँ थी स्पेशल प्लेसेस में, वो एज़ पर नीड उसको सेटअप किया गया था, स्ट्रेटजिकली उसको सेटअप किया गया था। ठीक, लेबर वाज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ईंट बनाने के लिए, एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी दीवारों को और बड़े बड़े चबूतरों को तैयार करने में, मैसिव प्लेटफॉर्म्स को तैयार करने में के लिए यहाँ पर जो लेबर हैं, श्रमिक, उन सबको मोबिलाइज किया जाता था, उनको संगठित किया जाता था। तो ये एंशियंट अथॉरिटी थी जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लेती थी, उसको इम्प्लीमेंट भी करती थी। उनके इम्प्लीमेंटेशन के एग्जांपल्स के तौर पर हमने देखा कि ब्रिक्स का एक एग्जांपल दिया है जो गुजरात से, जम्मू से लेकर गुजरात तक यूनिफॉर्म रेशो में तैयार की जाती थी। ठीक है, तो ये, और इसके अलावा जो मैसिव कंस्ट्रक्शन है, मैसिव आर्किटेक्चर है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेबर को मोबिलाइज किया जाता था। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट authority. Dear students, you may see a picture related to a priest king. I hope you have remembered, we have read it in our class 11th also. Priest king in Mesopotamia. In next slide you will see the palaces and kings. Palaces and kings जो विशाल भवन होते थे, है ना, बड़े बड़े भवन हुआ करते थे। हालांकि मोहनजोदड़ो में एक ही जो ह्यूज बिल्डिंग है वो दिखाई दी, उसको कहा गया प्रासाद, उसको प्रासाद कहा गया। अ सेंटर ऑफ पावर और फॉर डिपिक्शंस ऑफ पीपल इन पावर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। सत्ता के केंद्र में जो लोग, ये पुरातात्विक विवरण जो हमें उत्तर नहीं देते हैं, उससे संबंधित एक बात बतलाई गई है। वो क्या बतलाई गई है कि अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड वर एसोसिएटेड विद इट। कहता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग जो उसे मिली है, उसको उन्होंने एक नाम दिया है पैलेस, हिंदी में कहा जाए तो प्रासाद। ठीक, कह रहा है कि इन्हें मिल तो गई है, लेकिन इससे रिलेटेड उन्होंने कोई भी स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, कोई भव्य चीज़ों की या वस्तुएं उन्हें नहीं मिल पाई है। अ स्टोन स्टेचू वाज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रिस्ट किंग। In early previous slide I have shown to you, आपको मैंने दिखलाने की कोशिश किया था प्रिस्ट किंग। ये देखिए, ये प्रिस्ट किंग का एक इमेज है, इसी की बात कर रहे हैं। A stone statue was leveled and continues to be known as the priest king. This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history. यहाँ पर एक स्टैचू मिला, स्टोन स्टैचू, उसको उन्होंने प्रिस्ट किंग नाम दे दिया। अब प्रिस्ट किंग को ये जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये फैमिलियर हैं इससे, क्योंकि इन्होंने मेसोपोटामियन हिस्ट्री को एनालाइज किया है और वहाँ पर उन्होंने प्रिस्ट किंग को देखा है और इसी वजह से फैमिलियर है। एंड हैव फाउंड पैरेलल्स इन द इंडस रीजन। अब जब यहाँ पर भी ये मिल गया है तो वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, यही जो सिमिलरिटी थी उनको इंडस रीजन में भी देखने को मिली थी। और राइचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड। जो हरप्पन सिविलाइजेशन में राइचुअल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, अनुष्ठानिक प्रथाओं को जो परफॉर्म किया जाता था,
उसको अभी तक समझा नहीं जा सका है। क्यों? एट नॉर आर देयर एनी मीन्स ऑफ नोइंग वेदर दोज हु परफॉर्म दैम आल्सो हैड पॉलिटिकल पावर। ऐसा इसलिए हुआ कि न ही ये जानने के साधन इसके मिल पाए, और जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे, संपन्न करते थे, उन्हीं लोगों के पास पॉलिटिकल पावर भी थे। जो लोग इस अनुष्ठान को संपन्न करवाते थे, उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर थे। इसी वजह से हड़प्पा की जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है, वी आर अनेबल टू नो मोर अबाउट दैट practice. Some archaeologists are of the opinion that हड़प्पन सोसाइटी had no rulers. अब हम यह बात करते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के रूलर्स को लेकर के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग अपने विचार रखते थे। तो क्या थे? Some archaeologists are of the opinion that हड़प्पन सोसाइटी had no rulers. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के पास कोई रूलर ही नहीं था, एंड दे एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। और वहाँ जितने भी लोग थे सबकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? समान थी। अदर फील्स देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। कुछ लोग का तो ये मानना था कि वहाँ एक ही राजा नहीं है बल्कि बहुत सारे राजा हैं। दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनदर एंड सो फोर्थ। हड़प्पा का अलग है, मोहनजोदारो का अलग, और बाकी सभी लोगों का अपना अपना राजा है। अदर आर्ग्यू दैट, और दूसरे क्या कहते हैं, देयर वर अ सिंगल स्टेट, ठीक, गिवन द सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट्स। और कुछ लोग का कहना है कि वो पूरे इंडस सिविलाइजेशन का एक ही राजा था, क्योंकि इनको इस बात से अनुमान लगाया इन्होंने कि इनके जो आर्टिफैक्ट्स मिलते थे उनमें सिमिलरिटी थी। द एविडेंस फॉर प्लांट सेटलमेंट, और जो जहाँ जहाँ भी सेटलमेंट से वो एक प्लांट तौर पे तैयार किए गए थे। द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज, जो ब्रिक्स तैयार की जा रही थी उन सब का साइज एक जैसा था। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और जहाँ भी सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए थे वो सारे के सारे रॉ मटेरियल जहाँ अवेलेबल थे उन सोर्सेज के पास थे। तो पैलेस एंड किंग्स में ये जो लास्ट पैराग्राफ है, प्रिस्ट किंग वाली इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में हम कुछ जानकारी इससे लेनी है। बेटा ये हुआ था कि 1800 BC ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे जो बड़े क्षेत्र थे हड़प्पा स्थलों के, उनको त्याग दिया गया था, अबेंडेंट कर दिया गया था। एंड देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और अब जो आबादी है गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की ओर बढ़ती चली गई थी। इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर मार्क्ड बाय डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ये बतलाता है कि हड़प्पा स्थलों की जो भौतिक संस्कृति थी, भौतिक संस्कृति मतलब जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हो, जैसे कि सील्स, ठीक, जैसे कि सील्स, वेट्स, स्पेशल बीट्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये धीरे धीरे डिसअपीयर्ड होने लगा। तो ये कहा गया जब ये डिसअपीयर्ड होने लगा तो ये माना जाने लगा कि जो हड़प्पा स्थल की भौतिक संस्कृति है, जो मटेरियल कल्चर है, वो डिसअपीयर हो रहा है। ओके, फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स। जो भी छोटी सी चीज़ों के लिए कम मात्रा में बनाई वाली थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल का प्रयोग किया जाता था, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता था। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटेरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। अब क्या होने लगा था कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक थी वो ख़त्म होने लगी। जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे थे अब उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था या उन्हें बनाया नहीं जा रहा था। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर। अब ये होने लगा कि कुल मिलाकर जितनी भी जो पुरानी वस्तुएं थी और जो सेटलमेंट्स थे, अब एक नई संस्कृति, इन संस्कृतियों में एक नई जो थी वो विलेज से रिलेटेड रूरल वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट होने लगी थी।
रूरल वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट होने लगी का मतलब कि जो शहरी सभ्यता थी, अब जो मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, प्लान्ड हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो सब डिसअपियर्ड हो गया, ट्रेड खत्म होने लगा, ट्रेड बंद होने लगा। तो अब ये कहाँ आने लगे, ये ग्रामीण जीवन शैली की ओर बढ़ने लगे थे, ये रूरल वे ऑफ लाइफ की ओर बढ़ने लगे थे। और इस रूरल वे ऑफ लाइफ को ही कहा गया लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर के तौर पर इसको जाना जाने लगा। What about दिस चेंजेस, अभी चेंजेस क्यों आया इसको भी जान लेते हैं। तो ये सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आए। किसी ने कहा कि क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई ये कल्चर, ये डिफॉरेस्टेशन को एक कॉज बताया, एक्सेसिव फ्लड को, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, द शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, शिफ्ट हो जाना रिवर्स का या ड्राई हो जाना, ओवर यूज़ ऑफ द लैंडस्केप, दिस आर दी कॉजेज़, सभ्यता के अंत होने के कॉजेज़ बतलाए गए हैं। सम ऑफ दिस कॉजेज़ में होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। ये कहता है कि इससे क्या होता कि किसी एक सेटलमेंट को ही प्रॉब्लम होती है, एक सेटलमेंट समाप्त होता, बट ये यहाँ पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करता है ना। बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन। भाई ठीक है, चोलिस्तान के पास से नदी बह रही है, अगर वो नदी सूख गई तो चोलिस्तान ही खत्म होना था, बाकी सभी क्यों हो गया, कालीबंगन हो गया, आपका मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया। तो ये कह रहा है कि एंटायर सिविलाइजेशन को समाप्त होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट, बट आपको यही ध्यान में रखना है कि ये सारे कॉजेज़ भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक। इट अपीयर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू बी एन एंड। दिस इज एविडेंस्ड बाय the disappearance of seals, the script, distinctive beats and poetry, the shift from a standardized weight system to the use of local weights, and the decline of abandonment of city। ये कहता है, ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण जहाँ से पूरी तरह से नियंत्रण किया जा, स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट, ओके, जो सुदृढ़ एकीकरण का जो तत्व होता है, संभवतः इसी वजह से हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया, ठीक। इसमें मुहरें, लिपि, विशिष्ट मनके, मदभान, बाट प्रणाली, उनका प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों से हमारे इन तर्कों को बल मिलता है। तो ये कॉजेज़ जो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में दिए हैं और सेकंड पैराग्राफ, इन सबको मिला करके हमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए हमें आंसर तैयार करने हैं। डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देखते हैं। व्हेन हड़प्पन सिटीज फेल इनटू ruin, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट दैम। अब क्या हुआ कि हड़प्पन सिटीज़ शहर पूरी तरह नष्ट हो गए, तो लोग भी धीरे धीरे इनके बारे में सब भूल गए। व्हेन मैन एंड वीमेन बिगेन लिविंग इन द एरिया मिलेनिया लेटर, हजारों सालों के बाद जब लोग यहाँ रहने आए, महिला पुरुष जो भी कोई भी यहाँ रहने आए, दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स। अब वो समझ नहीं पाए जो आर्टिफैक्ट्स उन्हें मिल रहे थे, दैट ओकेजनली सरफेस्ड, अचानक वो सरफेस पे आ जाते थे। जैसे वॉज बाय फ्लड्स, जब बाढ़ आ गई तो अचानक से बाढ़ के साथ निकल के आ गए, कुछ पॉटरीज आ गई बाहर, हैं। और एक्सपोज्ड बाय सॉइल इरोजन, टर्न अप वाइल प्लगिंग, जब खेत में जुताई हो रही तब वो निकल के आ गया, मिट्टी के कटाव से कुछ चीज़ आर्टिफैक्ट्स बाहर निकल के आ गए। और टर्न अप वाइल प्लगिंग अ फील्ड और डिगिंग फॉर ट्रेजर, धन पाने की इच्छा रखने पर ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं तो अचानक से कुछ आर्टिफैक्ट्स निकल के आए। तब लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना शुरू हुआ कि ये अभी हम जब रह रहे हैं तो ये पोएट्री सिस्टम पहले के ज़माने के रहे होंगे, और लोगों में एक दिलचस्पी बढ़ने लगी। बेटा ये दिलचस्पी को लेकर के कनिंघम के बारे में अब हम जानेंगे। कनिंघम वाज द फर्स्ट
Alexander Cunningham was the first Director General of Archaeological Survey of India, and he began archaeological excavation in the mid 19th century. ओके, इंडिया में इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में एक्सकेवेशन वर्क को परफॉर्म करना शुरू किया. आर्कियोलॉजिस्ट प्रीफर टू यूज़ द रिटन वर्ड. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो लिखे हुए चीज़ें होती थी, ठीक, लिखित स्रोतों का ये उपयोग करते थे एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन. कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स. जो कनिंगम की जो मुख्य रुचि थी वो अर्ली हिस्टोरिक, मतलब कि कब से, सिक्स सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक, इस समय को अर्ली हिस्ट्री का है, एंड लेटर पीरियड्स, इसके बाद के समय को भी. फॉर दैट ही यूज्ड द अकाउंट लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 4th to 7th सेंचुरी. ठीक है, इस बात को ध्यान समझना है कि उनकी अर्ली हिस्टोरी कब से कब की थी, 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE. ठीक, और अभी जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे वो कब आए हैं, ये 4th सेंचुरी 4 CE से लेकर के 7th सेंचुरी. मतलब उनका जो इंटरेस्ट पार्ट का जो टाइम था, जो ड्यूरेशन था, उसके बाद में बुद्धिस्ट पिलग्रिम यहाँ विजिट किया है. ठीक है. कनिंगम आल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे. अब क्या होता था, कनिंगम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले, अभिलेख मिले, उनको कलेक्ट किया. ठीक, उनको ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद भी करवाया, और उत्खनन के समय वे ऐसी पुरा वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी. When he excavated site, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. जिसकी सांस्कृतिक मूल्य हो, ऐसे आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने की कोशिश करते रहते थे. ठीक है. A site like Harappa, which was not part of itinerary of Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. यही बात आपको समझनी है कि हड़प्पा जैसे जो पुरा स्थल थे, चाइनीज़ तीर्थयात्रियों जब यहाँ विज़िट करने आए तो वो हड़प्पा नाम के प्लेस में घूमने गए ही नहीं. ठीक है, वो वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया ही नहीं, और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था. ठीक है. कनिंगम ने कि जो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन है उसके ढांचे में ये बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, उसके फ्रेमवर्क में ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि उसने बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका सहारा लेकर के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जबकि बुद्धिस्ट पिलग्रिम उस एरिया में गए ही नहीं. इसलिए हड़प्पाई वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, और इनमें से कुछ तो कनिंगम तक पहुंची भी थी, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी. सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड सम ऑफ दिस रिच्ड कनिंगम उसके पास तक पहुंची, बट ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दिस वर. ये सामान कितना, ये जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले वो कितने पुराने हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया. ठीक है. बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम. इसको और आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन. अभी क्या हुआ कि एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मुहर दी. ठीक. ही नोटेड द ऑब्जेक्ट. उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेमवर्क. उसने ध्यान तो दिया, पर उन्होंने क्या किया कि उसे एक ऐसे टाइम फ्रेमवर्क में रख दिया, दिनांकित कर दिया, जिसे वो उस टाइम को जानता था, उस टाइम में उसको सेट कर दिया. उसने इस बात को समझने की कोशिश नहीं किया कि वो जिस टाइम पीरियड के बारे में जानना चाह रहा है, कहीं ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमें सामान मिला है ये उसके पहले का भी हो. तो उसने अपने टाइम फ्रेमवर्क में उसको सेट कर दिया. उसने कभी प्रयास नहीं किया कि ये मेरे सोच के हिसाब से और भी ज़्यादा पुरानी चीज़ हो सकती है. दिस वॉज बिकॉज ही, लाइक मैनी अदर्स, थॉट that Indian history began with the
फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली। वो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कई लोगों की तरह उसका भी ये मानना था कि भारत का जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, गंगा की घाटी में पनपने वाले जो पहले शहरों के साथ ही हुआ। ठीक है, और इट गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। अब इसमें उसकी सुनिश्चित अवधारणा जो स्पेसिफिक फोकस के साथ ही आया था कि मैं इसी टाइम पीरियड के बारे में जानूंगा। ठीक है, मैं इसी टाइम पीरियड की हिस्ट्री को जानूंगा क्योंकि पूरा गैंगेटिक रीजन यहीं डेवलप हुआ, इसी समय में हुआ। ये उसकी जो स्पेसिफिक फोकस था, इसी स्पेसिफिक फोकस की वजह से वो हड़प्पा के उस महत्व को समझ नहीं पाया और समझ नहीं पाया और वो चूक गया। किस चीज़ से चूक गया? ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में भी आया होगा। अब हम इसके आगे कल एक नया वीडियो पोस्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।